हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का 29 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर। आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले जो कि बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, ठीक है। और आप सभी की 29 फरवरी को बिल्कुल ऐसा ही आएगा विज्ञान का पेपर, ठीक है। 29 फरवरी को 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही पेपर आएगा, ठीक है। अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयार कर लेते हो, आप लोग पूरे पेपर की तैयारी करके, ठीक है, 29 फरवरी के अगर आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो आपका पूरा का पूरा जो है 70 में 70 नंबर साइंस में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे जो हम आप सभी को पेपर बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे के पूरे उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जितने भी फिगर और इंपॉर्टेंट डायग्राम फिगर है, ठीक है, उनको सभी को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे आप सभी को पूरा बना करके, ठीक है। किस तरीके से आप सभी को बनाना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोग जल्दी से इस मात्र पेपर को तैयार कर लीजिए। आप लोग साइंस में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, ठीक है, टॉप कर जाओगे आप सभी लोग। सब प्रश्न जो है इसी पेपर, ये जो पेपर है वायरल, इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के पेपर में, ठीक है, 29 फरवरी को। और यहाँ पे देखिए सबसे खास बात है कि जो पेपर का संकेतांक वाला पेपर है, ठीक है, ये 824 EN का है, जो आपके हर साल ये विज्ञान का पेपर जो है, इस पेपर कोड का पेपर जो है हर साल सबसे ज्यादा जिले में इसी कोड का पेपर आता है, ठीक है। और ये आपका एग्जाम 2024 में चलेगा, इसलिए ये जो पेपर आएगा आपका साइंस का वो 824 का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे EN का आएगा। और आप लोग ये जो संकेतांक पेपर का आप लोग इसको बिल्कुल नोट करके कहीं इंपॉर्टेंट कॉपी जो है उस पे नोट करके रख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही यानी इसी संकेतांक का पेपर साइंस का आएगा। आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर ये संकेतांक का पेपर, ठीक है, गारंटी जरूर आएगा। अगर आ गया तो सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना है, ठीक है, इसी वाले पेपर को यानी इसी पेपर के कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को इस बार क्या करना है, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर साइंस में लाना है, ठीक है। चाहे जो हो जाए आपको, ठीक है, लाना ही लाना है। और ये आप सभी यानी मेरी कोशिश और आपकी मेहनत पूरी की पूरी रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर आपका 70 में 70 साइंस में आ जाएगा। और आप सभी को इसी तरीके से क्लास 10 की जो इस बार तैयारी है बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है, जो कि सिर्फ हम आपको 10 से 15 दिनों में ही साइंस की, ठीक है, क्लास 10 के आल सब्जेक्ट की बहुत ही बेस्ट तरीका से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है। जिससे कमजोर स्टूडेंट जो है ना वो भी हमारे चैनल से पढ़ करके सिर्फ 10 से 15 दिन में ही बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकता है, ठीक है। और वो यूपी के यानी कि स्टेट रैंक में भी टॉपर बन सकता है, पहुंच सकता है, ठीक है, प्रदेश टॉपर भी बन सकता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको हमारे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करके रखिए। जितने भी वीडियो आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से आप लोग उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। 100% आप लोग बहुत ही कम समय में भी टॉपर बन जाओगे। सिर्फ आप सभी लोग इस पेपर को तैयार करके जाइए, ठीक है। आप लोग 29 फरवरी को विज्ञान के पेपर में बिल्कुल धुआं कर दोगे, ठीक है। आप लोग आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे जितने भी आंसर है पूरे छाप कर आओगे। सिर्फ आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप सभी को हम बता दें कि आपको 10 सेट हम बताएंगे साइंस के पेपर, ठीक है, जिसमें यानी आपके पास जितना भी टाइम बचा है, आपके एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है 2024 बोर्ड, ठीक है। और जितना टाइम बचा है उसमें सिर्फ आप लोग साइंस के इस 10 सेट को सॉल्व कर लीजिएगा, जो हम आपको बताएंगे, जो कि बिल्कुल वायरल है, ठीक है। और ये आपके NCERT बुक पे आधारित है, सबसे मेन बात, ठीक है। और जो आपका बोर्ड का पेपर बनता है वो सिर्फ NCERT बुक से ही बनता है, ठीक है। और जितना आपको हमारे चैनल पे पेपर मिलेगा सब NCERT पे आधारित रहेगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये 10 सेट तैयार कर लीजिए। और इससे पहले हमने 2-3 साइंस के सेट को बता चुका। अगर जितने स्टूडेंट नहीं देखे, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद 10 सेट को भी पूरे आप लोग, ठीक है, प्रॉमिस के साथ आप लोग
पूरे के पूरे जो है 10 सेट को तैयार कर लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। और ये आपके साइंस के यूपी बोर्ड के पेपर का कोड है, ठीक है। और ये आपका ये 2024 साइंस का पेपर, इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट में आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को झांक लेना है, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए, कितने नंबर के क्वेश्चन है और आप सभी को कितने क्वेश्चन करना है, ये चीजें देख लेना है। और बाकी 3 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। और अगर आप लोग इस पूरे पेपर की जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लिए पूरी की पूरी, तो आपका 70 में 70 नंबर आप लोग बिल्कुल फोड़ कर आओगे साइंस में, ठीक है। सबसे पहले निर्देश दिए 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। 2 खंड है, ठीक है, खंड अ और खंड ब है। यानी यहाँ पे आपका जो साइंस है वो 3 पार्ट में बटे हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो तीनों पार्ट से ही इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और इंपॉर्टेंट आपके यानी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट है, यानी ये उपखंडों में बटे हुए हैं इस तरीके से। और ये जो खंड अ है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप सभी को इसका आंसर जो है वो MR सीट पे देना है, नीले और काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन हमने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग सिर्फ इस पेपर को सॉल्व कर लिए ना, तो आपको नहीं कोई प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। और नहीं इसके अलावा आपको कोई वायरल क्वेश्चन भी तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि जितना भी हम आपको पेपर बता रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बने हुए हैं और जितने क्वेश्चन है सभी के आंसर के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ हमारे अगर टॉप करना चाहते हो तो सिर्फ ये वायरल जितने भी पेपर हमारे चैनल से आ रहे हैं सिर्फ उसी वायरल पेपर को तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप लोग 100% पूरे नंबर लाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है 25 सेमी और 50 सेमी, 100 सेमी और अनंत, ठीक है। तो देखिए स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेमी होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर जो है 20 सेमी, ठीक है। फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेमी दिया है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ पे आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर का मान पूछ रखा है, ठीक है। सबसे पहले की सूत्र क्या होता है, यानी इस तरीके से होता है एफ बराबर क्या होता है R/2, ठीक है। इससे यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले की ये जो मान दिया है ये एफ का मान दिया है 20 सेमी, ठीक है। और आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर का मान पूछ रखा है। अब आप सभी लोग ये एफ का मान एफ के जगह पर रख दीजिए फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इक्वल यहाँ पे R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में इस समय है और ये इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R बराबर 20 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 40 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या जो इसकी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 40 सेमी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कूलाम होता है, ओम होता है, जूल या ओम मीटर होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है और इसकी जो सिंबल होती है कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। आप सभी लोग इस तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। जनित्र कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या अमीटर कहते हैं, ठीक है, या मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उसको अमीटर कहा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को नापते किससे है तो अमीटर से ही नापा जाता है, ठीक है। इसको एमीटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है अमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, ठीक है। जो प्रोटॉन है उस पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। प्रोटॉन जो होता है इसमें प्लस में होगा मात्रा, ठीक है। तो प्लस में कहाँ पे, यानी यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है एक प्रोटॉन में विद्युत आवेश की मात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, यदि फाई इक्वल यानी फाई को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तथा ए जो है ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का यानी काट का क्षेत्रफल है। तो इसके बीच जो सही संबंध है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि बी बराबर, ठीक है, 5/a। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है, ठीक है। यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स बटे के
यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण जो होता है वो किस टाइप का होता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, यानी इस तरीके से ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इसमें बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, यानी वो आभासी होती है, वास्तविक होती है, सीधा बनता है या उल्टा बनता है, ठीक है। तो वो देखिए जब भी ये जो उत्तल दर्पण है इसमें जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये आभासी बनेगा और ये सीधा बनेगा, ठीक है, उल्टा नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब इसके बाद आ गया उपखंड ख, ठीक है। उपखंड ख का मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो कि कितने वायरल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने क्वेश्चन है इस पेपर में सभी वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप सभी लोग इस पेपर को सिर्फ सॉल्व कर लिए, ये आपका जो पेपर है ना, ये पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है ना उसका ये मुकाबला देगा आपको, ठीक है। यानी अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपको पिछले 5 सालों की जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है ये उसी टाइप का, यानी पूरे आपके जितने भी पेपर है पिछले 5 सालों से सभी से मिला करके, ठीक है, ढूंढ करके ये पेपर बना हुआ है। और ये इसी टाइप से, यानी बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसे ही बनता है और हम ही सभी टीचर मिलकर के बोर्ड की पेपर को भी बना कर देते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या 14 होता है, ठीक है। और सबसे पहले कि देखिए शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। यानी जल का पीएच मान अम्लीय नहीं होता है, नहीं क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापीय जल से अभिक्रिया करता है। कौन सा धातु करता है, कॉपर, लोहा, जस्ता, ठीक है, या यहाँ पे ये सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा धातु करता है, तो वो सोडियम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, सोडियम, ठीक है। इसको यन्य से शो करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 क्वेश्चन, प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनेल या इसको प्रोपेनल भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है। क्या होता है, CHO, ठीक है, एकल बांध CHO इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा, ठीक है, इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे धोने के सोडा का सूत्र यानी जो डिटर्जेंट है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 11, कॉपर यानी तांबा का अयस्क है, बॉक्साइट है, मेलेकाइट है, कार्नेलाइट है या सीडेराइट है, ठीक है। कॉपर का अयस्क पूछ रखा है तो वो सीडेराइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से जो दुर्बल अम्ल है वो क्या है, ठीक है। HCl जो है वो दुर्बल अम्ल है, या यहाँ पे H, ठीक है, CN है यानी हाइड्रोजन साइनाइड, या HNO3, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल, और या H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यानी ये जो सूत्र है ये तेजाब का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल पूछा है, यानी जो इन सभी से बिल्कुल कमजोर अम्ल है, यानी सबसे कम अम्ल है वो है यहाँ पे HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है 13, अम्ल से हाइड्रोजन, ठीक है, हटाने वाला धातु है। क्या है, जेडियन है, जिंक या कॉपर है या Ag है, ठीक है, या Hg है, पारा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा धातु है जो हटाता है, तो वो जेडियन है, जिंक, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद आ गया उपखंड ग, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो घर है उस क्या किसको कहते हैं, ऊर्जा का घर, ठीक है, वो क्लोरोफास्ट है, यानी क्लोरोफिल जो है पड़हरिम, उसको ऊर्जा का घर कहा जाता है। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो होती है जिसे पड़हरिम कहते हैं, ठीक है, पत्तियां अपनी भोजन सूर्य के प्रकाश में बना पाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मानव बिक का कार्य होता है, ठीक है, श्वसन में, प्रोटीन संश्लेषण में, हार्मोन संश्लेषण में या उत्सर्जन में। तो मानव बिक का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन में ये कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बने होते हैं या लाइसोसोम्स या प्रायोन्स, ठीक है, या जीन। तो ये जीन जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है।
उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर लाता है और इसके बाद ऑक्सीजन को यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो चीजें है उसको फेफड़े से बाहर निकालता है। ठीक है, ये क्या करता है यानी श्वसन का कार्य करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ठीक है, तना है, पत्ती है, जड़ या प्रकलिका है। ठीक है, तो वो तना है, यानी कायिक बोला गया है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसके यानी किसी भी भाग से, जैसे उसका डंठल हो गया, ठीक है, तो उसके डंठल, पत्ते या किससे सबसे अधिक यानी अनुकूल होता है तो वो तना होता है। ठीक है, तने से जो होता है पौधे का, यानी कोई ऐसे हो गया जैसे गुलाब का हो गया ना पौधा, अगर आप सभी लोग उसके तने को काट कर लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, फिर से एक नया गुलाब के पौधा हो जाएगा। ठीक है, तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से तना हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 19, एक द्विसंकर का दर्श पारूप होता है। ठीक है, तो वो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होता है। यहाँ पे द्विसंकर पूछ रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44, 45, 46 या 47। ठीक है, तो ये 46 होती है। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, और ये उपखंड क सबसे पहले शुरू होता है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, यानी फोकस दूरी की आपको गणना करना है। यदि उसकी क्षमता जो है कितना दिया है, यानी P का मान, पहला जो डायोप्टर है वो कितना दिया है, P1 या डायोप्टर आप लोग D1 मान सकते हो इसको, तो वो यहाँ पे -2.0 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, और यदि यानी एक डायोप्टर प्लस एक डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है, और ये जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए अब आप सभी को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, फोकस दूरी, ठीक है, इसकी गणना करना है, और यहाँ पे जो क्षमता दिया है यानी पावर दिया है, ठीक है, वो P1 और P2 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इक्वल कितना मान दिया है, -2.0, ठीक है, 0 डायोप्टर, और ये माइनस में दे दिया मान। ठीक है, यानी क्षमता जो है माइनस में दिया है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस में दे दिया, जैसे यहाँ पे P2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 1 डायोप्टर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया +1 डायोप्टर का मतलब ये जो है उत्तल लेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, उत्तल लेंस की यहाँ पे क्षमता के बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मान दिया है, और बाकी आप सभी को ज्ञात क्या करना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी f का मान आपको ज्ञात करना है, और दोनों के लिए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं कि यानी ये जो है इस तरीके से, अगर आप सभी लोग यानी जो सूत्र होता है क्षमता का, फोकस का, वो f बराबर 1/P होता है। ठीक है, और ये जो है ये मीटर में दिया हुआ है, और अगर आप लोग सेमी में इसको लिखना चाहते हो तो यानी f बराबर हो जाएगा 100/P। ठीक है, ये जो है सेमी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके फोकस का मान जो है इसको हम सेमी में अगर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि हम पहले वाले फोकस का मान निकालेंगे, यानी तो यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा, 100/K, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/K, और यहाँ पे P1 का मान, यानी पहले मान जो दिया है वो कितना है, -2.0 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2.0। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे F1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, ऊपर नीचे हम कितना का गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे। ठीक है, गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और ये शून्य से ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और बाकी 2 से जो 100 है वो 50 बार में कटेगा। F1 बराबर जो आ गया यहाँ पे वो माइनस हमारा 50 सेमी आ गया। ठीक है, और मान ऋणात्मक में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो लेंस था ये कौन सा है, अवतल लेंस है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो माइनस ऋणात्मक होता है। तो ये पहले कि हम F1 के बारे में निकाले हैं, और इसके बाद हमें F2 का मान निकालना है। F2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
100 बटा के इसका F2 का मान कितना दिया है, यानी इसमें जो क्षमता है P2 उसका मान 1 डायोप्टर है। ठीक है, इसी सूत्र पे हम रख रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे P2 का मान रख रहे हैं 1, तो यहाँ पे F2 बराबर कितना आ जाएगा, ये तो पूरा यानी कि 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये प्लस में आएगा क्योंकि ये उत्तल लेंस के लिए। अब यहाँ पे हमारा पहला फोकस और दूसरा फोकस निकल गया, और क्वेश्चन में पूछ रखा था कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के जो सूत्र होता है वो 1 बटा के F बराबर 1 बटा के F1 प्लस 1 बटा के F2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटे के F बराबर क्या हो जाएगा, F1 का मान क्या है, यहाँ पे -50 है, तो 1 बटा के -50 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा के F2 का मान 100 दिया है, तो यहाँ पे 1 बटा के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका 100 ले लेते हैं एलसीएम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो 50 है ये 100 को कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, 50 के 50, 50 दूना 100, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी 2 बार में काट रहा है, और प्लस यहाँ पे 100 जो है 100 कम 100 हो गया, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे 2 में से 1 गया, तो -1 बटा के 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बटा के F बराबर -1 बटा के 100। अब इसको हम F बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे -100 सेमी। ठीक है, तो इस तरीके से संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आ जाएगी वो -100 सेमी आ जाएगी। ठीक है, आपको इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पूरे के पूरे इसी तरीके से समझा कर बताएंगे। सिर्फ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग 1000 इस वीडियो पे 1000 प्लस लाइक आप लोग जरूर कराइएगा। ठीक है, इतना आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु जो है वो 10 सेमी दूरी पर रखी गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी, इसको आपको ज्ञात करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को सॉल्व कैसे करना है इसको। सबसे पहले कि यहाँ पे जो मान दिया है, यानी 15 सेमी फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उत्तल दर्पण है, यानी इसकी फोकस दूरी जो होगी वो प्लस में हो जाएगा, तो F बराबर जो है 15 सेमी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई वस्तु, यानी ये वस्तु की दूरी दिया है, U बराबर यहाँ पे दिया है 10। ठीक है, -10 सेमी, और इसके बाद यहाँ पे तो प्रतिबिंब की प्रकृति आकार यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और बाकी प्रकृति वगैरह जैसे कि आभासी हो गया कि वास्तविक आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, दर्पण के सूत्र, दर्पण दिया है तो दर्पण के सूत्र आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 बटे के F बराबर 1 बटे के V प्लस 1 बटे के U, ये दर्पण का सूत्र है। इसी से अब आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, मान दिया है सबसे पहले 15, तो आपको रख देना है 15 बराबर 1 बटा के V का मान कुछ नहीं है, अपनी जगह पर है, प्लस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 बटा के U का मान, यहाँ पे दूरी को हमेशा ऋणात्मक में रखते हैं, तो यहाँ पे -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा के -10, यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये जो प्लस है इसकी जगह आप लोग यहाँ पे ये माइनस भी ऐसे लिख सकते हो, बाकी प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा के 15 जो है ये अपने जगह पर है, बाकी ये जो 1 बटा के -10 है ये जब बराबर के इधर आएगा तो ये +10 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा के +10 बराबर 1 बटा के V, इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, 1 बटा के V बराबर 1 बटा के +15 प्लस यानी 1 बटा के 10। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 दूना के 30 और प्लस यहाँ पे 10 तिहाई 30 होता है, तो यहाँ पे हो गया 5 बटे के 30। ठीक है, 5 बटे 30 यानी 1 बटा के V बराबर 5 बटे 30 आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम V बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे के 5, और ये कट जाएगा इससे, 5 6 का 30, और V बराबर कितना आ गया, 6 सेमी। ठीक है, यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। पूरा आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। बाकी इसके अगर हम प्रकृति का बात करें तो ये जो है ये यहाँ पे किस में आया हुआ है, प्लस में आया हुआ है, तो इसकी प्रकृति जो हो जाएगी आभासी हो जाएगी, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, और ये जब ये आभासी और सीधा बन रहा है तो ये उत्तल दर्पण में यानी कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप सभी को पूरा सॉल्व करना है। ऐसे ही आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें से यानी दर्पण से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर 2-3 क्वेश्चन जो है सिर्फ न्यूमेरिकल के रूप में आएंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रेखा यानी आपको रेखा खींचने के लिए आएगा, ठीक है, डायग्राम खींचने के लिए आएगा। तो ये तो हम किरण आरेख खींचने के लिए, तो ये तो हम कई पेपर में बता चुके हैं और अब इस पेपर में जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यानी न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यानी कभी कभी कई साल के यानी किसी साल के पेपर में न्यूमेरिकल ही 2-3 दे देते हैं, ठीक है, और किसी साल के पेपर में क्या है कि न्यूमेरिकल और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो अथवा नहीं होता है, उसको भी आपको करना है। हमने कई ट्रिक बताया है जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हो न्यूमेरिकल। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित, ठीक है, समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम आएगा। यानी कैसे उसको हम किस क्रम में जोड़ेंगे जिससे पहले में 4 ओम आएगा और दूसरे में 1 ओम आना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमें 4 ओम प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है, इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे, ठीक है, समांतर क्रम, और इसको पास क्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे 3 ओम है और 6 ओम है, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इसके बाद जितना यहाँ पे निकलेगा, जो भी मान आएगा जोड़ने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम ये जो 2 ओम बचा ना, इसको हम इसमें जोड़ करके इसको फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। सबसे पहले हम ये 3 ओम और 6 ओम को किस में जोड़ेंगे, पास क्रम में यानी समांतर क्रम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/r' बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इस सूत्र से लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/r1 की जगह हमें 3 ओम और 6 ओम को ही सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, और 2 ओम के प्रतिरोध को ये जो निकलेगा उसके जो भी मान निकलेगा उसके साथ इस 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r' बराबर 1/3 प्लस 1/6। अब इसका हम 6 ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस 1 6 कम 6, ठीक है, यानी यहाँ पे 3/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम r' बराबर अगर लिखेंगे तो ये 6/3 हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट गया 2 बार में, तो r' बराबर यानी r' बराबर, ठीक है, r' बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2 ओम, r' बराबर कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद इस 2 ओम को हम क्या करेंगे, हमने बताया कि ये जो 2 ओम है इसके साथ ये जो मान आएगा इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 ओम और ये 2 ओम को हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, जितना चीजें हमने बोल रहा है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। इसको लिखने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा जिससे वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो इसलिए अब देखिए इसको दोनों को हम जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी r, ठीक है, r यहाँ पे डैश बराबर या r इक्वलेट बराबर भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ये जो ओम है, ठीक है, इसको r' मान लेंगे और प्लस यहाँ पे इस ओम को 2 ओम को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। r' का मान हमारा यहाँ पे 2 ओम आया हुआ है, r' का मान, तो यहाँ पे r इक्वलेट बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस यहाँ पे 2 ओम, ये टोटल कितना हो जाएगा, r इक्वलेट बराबर 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पहला आंसर आ गया, यानी ये जो पहला आंसर था 4 ओम, तो ये 4 ओम आ गया। इसके बाद हमें 1 ओम लाना है, ठीक है, दूसरे नंबर में हमें 1 ओम लाना है। अब 1 ओम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कि 1 ओम के लिए, ठीक है, यानी ये जो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिरोध दिए हुए हैं 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ठीक है, और इसके बाद जो अभी निकाले हमने प्रतिरोध यहाँ पे जो निकाला हुआ है, ठीक है, 4 ओम, इसको हम क्या करेंगे, इसको सभी को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यानी इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी को हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिए थे सबसे पहले इसको 1/2, ठीक है, और प्लस 1/3 प्लस 1/6 और प्लस यहाँ पे जो ये निकला है, ठीक है, आर इक्वलेट यानी पूरा जो प्रतिरोध है ये कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा में क्या है, 1 ओम प्राप्त करना है। ठीक है, 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम ये 2 ओम 3 ओम 6 ओम जो ये 3 प्रतिरोध दिए हैं इसको हम क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाए और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये अब यहाँ पे इसको हम किस में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो इसका 6 ले लेते हैं, 2 6 प्लस 3 दूना के 6 प्लस 6 कम 6। ठीक है, 2 6 और 3 दूना की 6, 6 कम 6। तो इस तरीके से ये 6/6 आ गया। ये दोनों इससे मर जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे, r बराबर 1 ओम आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, पूरा ऐसे ही आंसर आएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, आपको इसी तरीके से दोनों आंसर लाना है, 1 ओम और 4 ओम। और इसी टाइप के देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। देखिए हम आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी ये जो वीडियो बन रही है ना, ये रात को वीडियो बन रही है। ठीक है, 12 बजे 2 बजे ऐसे रात की वीडियो बन रही है। इतना मेहनत है और बोर्ड एग्जाम देना है आपको, लेकिन देखिए मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग भी यानी अगर हम 80% मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को 100% करना है। ठीक है, तभी आप लोग एग्जाम में टॉपर बन पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे। अथवा क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को हम यहाँ पे बता देते हैं, आप लोग कॉपी, ठीक है, जब भी आप लोग वीडियो देखा करिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप लोग नोट कर लिया करिए। तो देखिए अब आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, आप लोग इसके बारे में लिख लीजिएगा। देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध है उससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध वो गुणधर्म है जिसके कारण जो उसमें प्रवाहित धारा है, ठीक है, यानी विद्युत धारा का विरोध कर सकता है, जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध कर सके, उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल L। ठीक है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, और ये चालक के ताप पर निर्भर करता है, R प्रोपोर्शनल T। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे दिए गए परिपथ में आपको गणना करना है, किसका किसका करना है, 3 बिंदु दिए, तीनों बिंदु का करना है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच के तुल्य प्रतिरोध का आपको गणना करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये फिगर है, आपको ए यानी ए और ए बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेट की गणना करना है। तो सबसे पहले आप सभी को ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है बिंदु। तो पहले में आप सभी को लिखना है ए वो, ठीक है, और यहाँ पे बी के बीच, तो यहाँ पे ए और बी के बीच आप सभी को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आप सभी लोग इसको आर डैश मान सकते हो। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो भी दिया है यहाँ पे ए और बी के बीच दिया है, तो सबसे पहले कि देखिए हम ए और सी के बीच निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले ए और सी के बीच निकालेंगे, इसके बाद हम ए और बी के बीच निकाल लेंगे। तो ए और सी के बीच 2 प्रतिरोध दिया है। ठीक है, इसको आर डैश मान लेते हैं। आर डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आप लोग मान सकते हो। अब यहाँ पे आर डैश बराबर 1/R1 की जगह 1/4। यहाँ पे ए और सी के बीच सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो इसमें 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए और दोनों एक दूसरे के समांतर में जुड़े हुए। ठीक है, यानी ये यहाँ पे है और इसके ऊपर समांतर में ये जुड़ा हुआ है। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए दोनों, तो समांतर क्रम के सूत्र के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4। अब ये दोनों जो है नीचे के हर समान है, तो यहाँ पे ऊपर की जो चीजें होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो 4 हो गया यहाँ पे और ये दोनों जुड़ करके 2 हो गया। तो 1/R डैश बराबर क्या हो गया,
यहाँ पे 2/4। अब यहाँ पे R डैश बराबर क्या हो जाएगा 4/2 और इससे ये कट जाएगा। R डैश बराबर क्या हो गया 2 ओम। R डैश बराबर 2 ओम आ गया। ठीक है, अब ये 2 ओम जो है और ये जो 4 ओम है, ठीक है, अब ये 2 ओम और 4 ओम किस में हो गए श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, यानी ये दोनों, अब ये 4 ओम जो थे, अब ये सिर्फ इस तरीके से होकर के 2 ओम हो गए और बाकी यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, ये 4 ओम का है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल यानी श्रेणी में जुड़े हुए एक। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अब आपको ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अब आपको श्रेणी क्रम में इनको जोड़ना है। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र जो हो जाएगा वो R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। आप सभी लोग जानते हो, कई बार हमने बता चुका है। तो R बराबर क्या हो गया, ठीक है, R डैश इसको मान लीजिए आप लोग। तो R डैश का मान जो है यहाँ पे 2 ओम आया हुआ है, 2 ओम प्लस R2, यानी यहाँ पे जो दिया है ये वाला प्रतिरोध। अब आपको इसको रखना है, तो ये 4 हो गया। अब ये R बराबर क्या हो गया, टोटल 6 ओम आ गया। ठीक है, ये 6 ओम आ गया। अब इसके बाद ये तो था, यानी ये जो निकला है यहाँ से, ये A वो C के बीच प्रतिरोध निकला है, C के बीच। ठीक है, ये किसके किसके बीच निकल गया, A और C के बीच निकल गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये A वो C के बीच निकल गया। प्रतिरोध टोटल 6 ओम आएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा में क्या बोला है बिंदु में कि धारा का मान यानी I का मान। ठीक है, धारा का मान, I का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, धारा यानी सूत्र क्या होगा, I बराबर क्या होता है V/R, V/R होता है। अब यहाँ पे देखिए वोल्ट का मान यहाँ पे दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, और बाकी यहाँ पे R का मान हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। टोटल पूरे यानी जो है धारा का मान हमें पूछ रखा है, पूरे जितने भी प्रतिरोध है सभी में। तो ये हो जाएगा V का मान 6 और बटे के R का मान यहाँ पे हमने निकाला है 6, तो ये कट करके I बराबर 1 हो गया, 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो A वो C बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तीसरा पॉइंट में है, आप लोग इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, A वो C के बीच क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं V, लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, यानी आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे विभवांतर निकालना है हमें। तो अब यहाँ पे A और C के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए A और C के बीच, यानी जो ये 4 ओम प्रतिरोध है, सिर्फ इसके बीच आपको निकालना है। इस ओम जो है इसके बीच नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये 4 ओम प्रतिरोध को जोड़ने के बाद, जोड़ने पे हमें क्या मिला है, तो यहाँ पे इस 4 ओम प्रतिरोध को जोड़ने के बाद यहाँ पे हमें 2 ओम मिला है। तो अब यहाँ पे जो हम मान रखेंगे, यानी V बराबर क्या हो जाएगा I/R फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हम ये R का मान रखेंगे, ये 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें A और C के बीच ही पूछ रखा है, सिर्फ B के बीच नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर I का मान 1 है इंटू R का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आंसर 2 वोल्ट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको उसी तरीके से पूरा ऐसे ही लगाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का। वह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना उपयुक्त किरण आरेख खींचकर स्पष्ट कीजिए। इसको हमने अभी कल ही साइंस के पेपर जो बताया उसमें हमने इसको सॉल्व कराया, आप लोग उस पेपर को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए उपखंड ख है और इसमें क्या है, सबसे पहले ये 5 का क दिया है। निम्नलिखित यौगिकों का आपको संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, संरचना सूत्र इसमें लिखना है आपको प्रोपेनॉल 2 का। अब प्रोपेनॉल दिया है यानी इसमें एल्कोहलिक समूह लगा हुआ है। ठीक है, और वो दूसरे नंबर पे लगा है, एल्कोहलिक समूह में OH आता है। और यहाँ पे पेंटेनल है यानी इसमें CHO समूह लगा हुआ है। ठीक है, नल समूह लगा हुआ है सबसे पहले। और पेंट किसको कहते हैं, एक कार्बन को मेथेन, दूसरे को एथेन, तीसरे को ठीक है प्रोपेन, चौथे को ब्यूटेन और 5वें कार्बन को पेंटेन कहते हैं। यानी इसमें कार्बन की संख्या जो रहेगी वो 5 रहेगी। ठीक है, और प्रोपेनॉल, यहाँ पे प्रोपेनॉल है, इसमें कार्बन की संख्या सिर्फ 3 रहेगी। अब चलिए संरचना यहाँ पे हम बनाते किस तरीके से
संरचना बनेगा। तो यहाँ पे पहले वाले में हमने बताया 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन आपको लिख देना है, इसके बीच ऐसे एकल बांध लगा देना है, ठीक है। इसके बाद इनके सभी सिरों से जो है हाइड्रोजन को कस देना है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन जो है इसमें कस गए। यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग, ठीक है, सी और यहाँ पे इसके एच भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप सभी लोग इसमें अगर एच नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग CH3 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यानी इससे ये ऐसे CH3 से जुड़ा रहेगा। ये यहाँ पे 2 ऑल है, यानी दूसरे नंबर पे अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको पहला कार्बन मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी पहला है, यानी इसको हमने ये पूरे को इस प्रकार से हमने लिख सकता है, ये बताया, ठीक है। और यानी पहले कार्बन, दूसरा इसको, तीसरा इसको मानना है। तो इस कार्बन से जो है क्या जुड़ा रहेगा, OH जुड़ा रहेगा, क्योंकि नंबर 2 दिया है, तो यहाँ पे आपको अल्कोहलिक समूह OH को जोड़ देना है। तो इस तरीके से पहला संरचना बनाना है। दूसरा है पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब इसमें कितने कार्बन रहेंगे, कार्बन की संख्या 5 रहेगी। सबसे पहले कार्बन की संख्या आप सभी को ऐसे बना लेना है, ठीक है, 5। इसके बीच ऐसे आपको बांध कर देना है, और यहाँ पे आपको इसके सिरे से सबसे पहले यहाँ पे नल दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा CHO, ठीक है। यानी ये जो है CHO समूह से जुड़ा है, बाकी इसके सभी सिरों से आपको हाइड्रोजन को जड़ देना है, ठीक है, कस देना है ऐसे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल खुली श्रृंखला बन गया, ठीक है। यानी ये संरचना सूत्र, इसको संरचना सूत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों को बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए इसको, और यहाँ पे अल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे पेंटेनल कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे जिंक दिया है तो जिंक को जेडियन कहते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट दिया है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है AgNO3। नाइट्रेट दिया है, यानी NO3 की 3 संख्या रहेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO3 का, यहाँ पे NO3 की संख्या यहाँ पे हमने 2 लगाया, तो 2 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है। इस तरीके से इसकी संख्या 2 हो गई, यानी NO3 की संख्या यहाँ पे 2 लगाने से 2 गई, और लेकिन यहाँ पे Ag की संख्या 2 हो गया, तो प्लस आप सभी को Ag लिखना है, ठीक है, 2Ag। अब ये संतुलित हो गया बिल्कुल। और इसके बाद दूसरा है यहाँ पे मैग्नीशियम, तो Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। और ये रिएक्शन करके क्या बनेगी, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, ठीक है, और प्लस सिल्वर, नहीं प्लस सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यानी यहाँ पे H2। अब यहाँ पे इसकी संख्या को 2 कर दीजिए, बाकी ये अगर यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, क्लोरीन की 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। इस तरीके से आपको करना है, और बैलेंस भी करना है ऐसे जैसे हमने किया है। इसके बाद है प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग आपको लिखना है। कास्टिक सोडा का 2 उपयोग जो है ये आप लोग नोट कर लीजिए, लुगदी और कागज के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। और कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन, शैम्पू, अन्य डिटर्जेंट उत्पादन बनाने में भी किया जाता है। 2 उपयोग हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप सभी लोग जानते हो, हमने कई बार बताया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से इसका निर्माण होगा। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जैसे किसी का जब हाथ क्रैक हो जाता है, पैर क्रैक हो जाते, टूट जाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो उसमें व्हाइट पट्टियां लगा देते हैं डॉक्टर, ठीक है, जो काफी मोटी होती है, ठोस होता है, वही जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक है। तो यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी शल्य चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सबसे पहले। और दूसरा है मूर्ति बनाने में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ख क्वेश्चन, संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसको हमने कई बार बता चुका है, आप लोग जो हम इससे पहले पेपर बताएं साइंस का, उसमें जाकर देख लीजिएगा। बाकी इन सभी को हमने, ठीक है, 3-4 बार जितने भी सेट बता चुके, 3 से 4 इससे पहले उसमें हमने बताया हुआ है, आप लोग उस सेट को जाकर देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, 6 नंबर का है।
बाकी अथवा करके दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, इसको भी हमने बताया हुआ है कई बार और इम्पोर्टेंट साइंस क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी हमने इसको बताया। आप लोग हमारे चैनल पे साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और इससे पहले हम जो पेपर बता चुके हैं 824, ठीक है, जो भी है डीजेड है, डीवाई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे उपखंड ग। ठीक है, इसमें उपखंड ग में 8वां क्वेश्चन, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्रों का विवरण दीजिए। यानी पुरुष में किस तरीके से लिंग गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग सूत्र जो है, लिंग गुणसूत्र, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से प्रथम जो है 22 जोड़े गुणसूत्र नर व मादा में एक समान होते हैं। लिंग निर्धारण इन 22 जोड़े गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये नर व मादा में एक समान XX प्रकार के होते हैं, अतः इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अंतिम 23वां जोड़ा गुणसूत्र नर में XY प्रकार का, जबकि मादा में XX प्रकार का होता है। ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करता है, जब नर का X गुणसूत्र मादा का X गुणसूत्र से मिलता है तो XX प्रकार का गुणसूत्र बनाता है, जो कि मादा गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी XX प्रकार का गुणसूत्र बनाएगा, जिसमें जो जन्म लेगी, ठीक है, वो लड़की यानी लड़की का जन्म होगा। ठीक है, अतः लड़की का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन यदि नर का Y गुणसूत्र जो है वो मादा की X गुणसूत्र से मिलता है तो XY बनाता है। ठीक है, और ये प्रकार जो है इस प्रकार का गुणसूत्र बनाता है, जो कि नर गुणसूत्र होगा। यानी इस प्रकार के जो जन्म होगा वो लड़के का जन्म होगा। ठीक है, जब XY बनेगा तो लड़के का जन्म होगा, और जब XX बनेगा तो वो लड़की का जन्म होगा। यानी जितने लड़के हैं उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जितनी गर्ल्स हैं उनके अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है ख क्वेश्चन, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसको हमने कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस पेपर में भी हम आपको बता देते हैं। जीवों के गुणों जो है, गुणों को 2 जोड़ों में बांटा जाता है। प्रत्येक के दोनों गुण इस प्रकार संबंधित होते हैं कि अगर दोनों गुणों को एक साथ एक ही जीव में उपस्थित करते हैं तो इनमें से एक ही गुण को प्रभावी होता है। ठीक है, यानी एक ही गुण इसमें से दिखाएगा, दूसरा वो एक गुण उसका नहीं दिखाएगा, छिप जाएगा। ठीक है, वो दिखाई देता है, जबकि उसको प्रभावी कहते हैं। जो दिखाई देता है उसको प्रभावी कहते हैं, और दूसरा गुण स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है तो उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने जो पौधे थे उसके लक्षण को उन्होंने अप्रभावी कहा है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यानी स्थली का मतलब कि जो जमीन पर पाए जाने वाले खाद्य जाल है, ठीक है, उसको आप सभी को समझाना है। अथवा करके है, नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की रचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर का अथवा है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। तो देखिए यहाँ पे स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल जो है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, किसी एक जीव का कई जीवों के द्वारा भक्षण किया जा सकता है, यानी खाया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई एक जीव जो है उसका वो किसी का भी भोजन बन सकता है। जैसे क्या है, जैसे क्या हो गए, जो टिड्डे होते हैं उसको देखिए सर्प भी खा लेता है। ठीक है, मेढक भी खा लेते हैं, और उसको पक्षियां भी खा लेती हैं, यानी वो किसका किसका भोजन बन गया। ठीक है, तो वही कहा गया यहाँ पे कि भक्षण किया जा सकता है। समानतः एक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक जीवों को खाते हैं। इस प्रकार एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध अन्य आहार श्रृंखला के जीवधारियों से हो जाता है। ठीक है, यही अनेक आहार श्रृंखलाओं का पारस्परिक संबंध आहार जाल कहलाता है। इसी यानी ये एक प्रकार से जाल के रूप में ऐसे बन जाता है, जो कि आहार जाल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खाद्य जाल पौधे से शुरू होकर के सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सर्प जो है, सर्प को बाज खा जाता है, और आपको देखिए इसका चित्र भी बनाना है। ठीक है, उदाहरण क्या है, सबसे पहले पौधे यानी उत्पादकों को
खरगोश प्राथमिक उपभोक्त खाते हैं तथा फिर खरगोश को बाज खा जाता है। यानी कि जो खरगोश होता है वो शाकाहारी है, वो घास खाता है, गाजर खाता है, ठीक है, हरी भरी घासें खाता है। और वो खरगोश जो है खरगोश को क्या खा जाता है, बाज खा जाता है खरगोश को, ठीक है। और खरगोश को शेर भी खा जाता है, बाघ भी खा जाता है, कुत्ते भी खा जाते हैं। और पौधे को पौधे को चूहे खाता है, फिर चूहे को सांप और सांप को बाज खा जाता है, ठीक है। पौधा जो है उसको चूहे खा जाते हैं, काट देते हैं। और फिर चूहा जो है चूहे को सांप खा जाता है, और सांप भी नहीं बचता है, उसको भी कोई खाने वाला है, ठीक है, तो उसको बाज खा जाता है। अब देखिए यानी आहार श्रृंखलाएं का जो जाल है वो इस तरीके से बन जाता है ऐसे। सबसे पहले देखिए ये चूहा है और यहाँ पे खरगोश है, ठीक है। ये पौधे, सबसे पहले पौधे को क्या कौन खा रहा है, खरगोश खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, ठीक है। अब टिड्डे को कौन खा जा रहा है, मेढक खा जा रहा है, मेढक को कौन खा जा रहा है, बाज, यानी इसमें से सभी को बाज खा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, खरगोश है, खरगोश को कौन खा जा रहा है, लोमड़ी खा जा रही है, शेर खा जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको पौधे को कौन खा रहा है, चूहा, चूहा को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा जा रहा है, बाज खा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टिड्डे जो है छोटे बहुत, इसको चिड़िया खाती है। तो इस तरीके से आपको ये जो है डायग्राम फिगर इसको भी बनाना है, ठीक है। इस पूरे फिगर को भी आपको बनाना है, तभी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसको भी हमने जो इससे पहले हम वायरल पेपर बता चुके हैं उसमें हमने बताया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, 4 नंबर का है। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम को हमने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें साइंस के पूरे किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने तीनों नियम को बहुत ही विस्तार तरीके से बताया, समझा करके, ठीक है। 6 नंबर का आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडल के तीनों नियम जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। अथवा है मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और पाचन क्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। सबसे पहले कि देखिए जो फिगर है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पे ये जो है मानव का पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। और यहाँ पे यानी जीवा से लेकर के, मुख से लेकर के ये गुदा द्वार तक रहेगा, और इसमें जितनी भी प्रक्रिया होती है उसमें पाचन क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जीवा होता है, इसमें यानी पहले मुख में भोजन डालते ये, ठीक है, मुख गुहा है, इसके बाद ग्रसनी है, यहाँ पे भोजन आता है, और यहाँ पे ये डायाफ्राम है, ठीक है। इसके बाद ये अमाशय है, इसमें भोजन आता है, और इसके बाद यहाँ पे जो है ये पीत रस है, और ये भंडारण करता है, पीत रस यानी यहाँ पे जो है ये भंडारण करता है, ये पित्त नलिका है, और यहाँ पे जो है ये यकृत है, ठीक है। इस तरीके से भोजन जाता है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से ये क्षुद्रांश है, ठीक है, क्षुद्रांश है, और ये अग्नाशय है यहाँ पे, और यहाँ पे है भेद्रांत, और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो है ये गुदाद्वार है, ठीक है, जहां से उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, यानी किस तरीके से सबसे पहले भोजन की पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भोजन को कहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले मुख में लेते हैं, ठीक है। भोजन को दांतों की मदद से सबसे पहले मुख में कुचलते हैं, ठीक है, यानी कुचला जाता है, और भोजन को काटा जाता है, और लार के साथ मिलाया जाता है, जिसे 3 लार ग्रंथियां एक जीभ के नीचे और 2 जबड़े के किनारे के द्वारा स्रावित किया जाता है, ताकि ये गीला और फिसलन भरा हो जाए, ठीक है। इस प्रक्रिया को इस तरीके से ऐसे जब हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको चबाया जाता है, चबाने के रूप में किया जाता है। यानी जब इसको चबाया जाता है ना, तो ये 3 ग्रंथियां जो होती है वो सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि भोजन में लार मिल जाते हैं। इसके बाद लार में एमाइलेज होता है, ठीक है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, अगले भाग तक पहुंचाने में मदद करती है। तीसरे में है कि नरम भोजन फिर एक लहर जैसी गति में अन्न प्रणाली से गुजरता है, जिसे पेरिस्टाल्टिक गति के रूप में जाना जाता है। पेट में भोजन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, यानी अमाशय रस और डिल के साथ मिल जाता है, और HCl, ठीक है, भोजन पेप्सिनोनेज जैसे पाचन एंजाइम की मदद से सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। और जबकि मलगम पेट की दीवारों की रक्षा करता है, जो पेट से भोजन रिंग जैसी मांसपेशियों की मदद से छोटी आंतों में जाता है, जिन्हें पाइलोरिक
ठीक है। स्फिंक्टर्स कहा जाता है जो एक समय में केवल थोड़ा सा भोजन पारित करने की अनुमति देते हैं। छोटी आंत में अग्नाशय, यकृत और छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, स्रावित रस की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा टूट जाते हैं। यकृत से पित्त रस की मदद से वसा को छोटे ग्लोब्यूल जैसे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पैसीकरण के रूप में जाना जाता है। अग्नाशयी रस में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज होता है जो वसा को तोड़ता है। ठीक है। छोटी आंत का पिछला भाग क्षारीय प्रकृति का होता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और इस तरीके से इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, और हमारे फोन में बहुत ही कम स्पेस बचे हैं इसलिए हम आपको काफी जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं। टूटा हुआ भोजन आंत की अंदरूनी दीवारों पर मौजूद छोटे छोटे उभारों, जिन्हें विली कहते, के द्वारा अवशोषित किया जाता है। विली रक्त और लसिका वाहिकाओं से घिरे होते हैं जो भोजन को अवशोषित करते हैं और इसे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अंत में भोजन बड़ी आंत में चला जाता है जहां अधिकांश पानी भोजन से निकल दिया जाता है और फिर गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी ये पूरे जो फिगर है ना, इसी के बारे में यहाँ पे पूरी पाचन की क्रिया इसी में हो रही है, तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ख, यानी इसमें ख जो है पॉइंट ये कि आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है। तो छोटी आंत में छोटी उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। ये खाद्य पदार्थों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है जिससे रक्त वाहिकाओं से अत्यधिक आपूर्ति होती है। ठीक है। जैसे कि भोजन जो है, जैसे ही भोजन छोटी आंत से गुजरता है ये विली के माध्यम से अवशोषित होता है और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से ये शरीर के सभी भागों में वितरित होता है। ठीक है। क्रमानुकुंचन के द्वारा, यानी पेरिस्टलसिस शरीर में भोजन की गति को दिया गया विशिष्ट नाम है। कर्मानुकुंचन गति, जिसे कर्मानुकुंचन भी कहा जाता है, अन्न प्रणाली और भोजन की नली में भोजन के संकुंचन और विश्राम को संदर्भित करता है और भोजन जो है पेट के रास्ते नीचे चला जाता है। ठीक है। यह गति अनैच्छिक है और भोजन को पेट और आंतों से गुदा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से अगर पाचन क्रिया वाला ठीक है आ गया क्वेश्चन, तो आपको इसी तरीके से पूरा लिखना है और ये डायग्राम जो है इसको भी आप सभी को बनाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। इस तरीके से जो पूरा जो पेपर है आप लोग, ठीक है, जो पूरा पेपर है आप लोग तैयार कर लीजिए। बहुत ही वायरल पेपर है और 29 फरवरी को बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आएगा। ठीक है। यानी अगर 10 सेट आप लोग हल करोगे तभी आपका 70 में 70 साइंस में आएगा। ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप लोग एक पेपर इसी पेपर को सॉल्व कर लिए और आप लोग कमेंट में कह दिए कि 70 में 70 आ जाएगा मैम। ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है। 10 सेट अगर सॉल्व कर लोगे तब हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि पूरे के पूरे 70 में 70 आएगा। ठीक है। और आप लोग देखिए इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। पूरे 1000 लाइक इस वीडियो पर आएंगे तभी आपको पूरे 10 सेट पेपर जो है ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिससे आप लोग सिर्फ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपका 10 से 15 दिन में संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और 10 से 15 दिन में ही कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को टॉपर बनाने की गारंटी जो है वो मेरे चैनल का है। हर साल जो कमजोर स्टूडेंट है उनको सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही हमारी चैनल जो है टॉपर बनाकर छोड़ती है। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। बाकी आप सभी लोगों को अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और आप सभी को किस सब्जेक्ट पर पेपर चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की पेपर जो है बन चुकी है। आप लोग प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई, जैसे मैथ हो गया, ठीक है, और इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, तो हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की भी ट्रिक है जो कि 100% बिल्कुल जीनियस ट्रिक है और आपकी एग्जाम में काम करती है, वर्क करता है। ठीक है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी ट्रिक की वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।